students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher. I'm going to teach you English of standard 10th. So students, previously we have learned many chapters from this channel about standard 10 syllabus, and today we are going to see a unit 2 6th chapter whose name is World Heritage. Standard 10th English, my English course book. So the name of our chapter is World Heritage. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसको यूनेस्को भी कहा जाता है। तो बच्चों, यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो तमाम पूरे पृथ्वी पर तमाम जो हेरिटेज साइट्स होते हैं, जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, आईफिल टावर है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ऐसे जो चीजें होती है जो नेचुरल भी और कल्चरल भी, ऐसी कोई चीजें जो बनाई जाती है जैसे कि मैन मेड हो या नेचर मेड हो, ऐसी भव्य चीजें या जगह जिनको यूनेस्को रेकमेंड करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। तो जिनका एक महत्व होता है, सांस्कृतिक या नैसर्गिक महत्व इंसानियत के लिए, ऐसी चीजों को, ऐसी जगहों को यूनेस्को एक अलग इंपॉर्टेंस देता है और उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. Because World Heritage sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings, and cities. तो बच्चों, यूनेस्को इस संस्था में एक अलग कमिटी है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी और इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये कमेटी डिसाइड करती है कि पूरे पृथ्वी में ऐसे कौन से जंगल, पहाड़, नदी या मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या है, ऐतिहासिक जगह या बिल्डिंग्स या शहर, इन सारी चीजों को कुछ में उसमें कुछ तो ऐसा कल्चरल या नेचुरल इंपॉर्टेंस होना चाहिए जो देखते ही सबको अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे, वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए। ऐसी सारी चीजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उसका मुआयना करती है, उसको अच्छे से विजिट करती है और फिर उसके ऊपर रिकमेंडेशंस आते हैं। उसके बाद में उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कह के डिक्लेयर किया जाता है। World heritage sites can also be a combination of both cultural and natural areas. For example, Mount Huangshan in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. तो बच्चों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे कि मैंने आपको कहा, उसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों, कल्चरल भी और नेचुरल भी, यानी कल्चरल यानी सांस्कृतिक, नेचुरल यानी नैसर्गिक। तो ये दोनों एरियाज को अच्छे से स्टडी करने के बाद उसके बाद ही उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, माउंट हुआंगशान जो चाइना में है, उसका सिग्निफिकेंस ह्यूमन कल्चर यानी मानवीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही उम्दा रोल प्ले किया है। हिस्टोरिकल जो चाइनीज की हिस्ट्री है, आर्ट और लिटरेचर की, उसमें उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसने? माउंट ह्यूआंगशान, जो कि चाइना में स्थित है। The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. मतलब आपने अगर आप गूगल पे अगर सब सर्च करोगे माउंट हुआंगशान चाइना, तो आपको दिखेगा कि उसका फिजिकल लैंडस्केप कैसा है, किस तरीके से वो खड़ा है, कितना भव्य और कितना विशाल वो माउंटेन है। और उसी वजह से भी, मतलब उसमें नेचुरल इंपॉर्टेंस भी आ गया और कल्चरल इंपॉर्टेंस की, उसी माउंटेन की वजह से चाइना के आर्ट और लिटरेचर में बहुत ज्यादा एक डेवलपमेंट हुआ था। इसीलिए उसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि माउंट हुआंगशन है जिसमें कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है और नेचुरल इंपॉर्टेंस भी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो पूरे वर्ल्ड की हैं। अभी ये मैंने सिर्फ थोड़ी तस्वीरें बताई हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्च करो गूगल पे, तो आपको इतनी सारी तस्वीरें मिलेंगी, इतनी सारी माउंटेन्स, फॉरेस्ट, लेक, मॉन्यूमेंट, सिटीज,
ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने एक बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है, बिकॉज उनमें वो सारी चीजें हैं, कल्चरल और नेचुरल, वो सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर आते हैं और इसीलिए उन साइट्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वी आर गोइंग टू लर्न 5 important टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। हम 5 महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि है विचार। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का इतिहास। द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जो कि वो कमिटी जो डिसाइड करती है कि वर्ल्ड हेरिटेज किसको देना चाहिए। तीसरा, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बनना होता है। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, उसमें कितने टाइप होते हैं। सिर्फ ताजमहल देखा जाए तो वो एक मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग्स अलग, फॉरेस्ट अलग, लेक्स अलग, माउंटेन्स अलग, ऐसी सारी चीजों को अलग अलग उसमें टाइप बनाए गए हैं। और पांचवा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, जो कि आज के 2021 में हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो खतरे में क्यों आ गए हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley, containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. तो बच्चों, idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in early 20th century. मतलब 20वीं सदी से भी पहले ही की शुरुआत में ही इनको बचाने की शुरुआत कर दी गई थी। मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल द 1950s। एक्चुअल उनकी शुरुआत 1950 तक नहीं हुई थी। 1954 में इजिप्ट ने एक डैम बनाने की शुरुआत की, जिसका नाम था असवान हाई डैम, और उसमें उन्होंने नाइल रिवर, जो है इजिप्ट की सबसे बड़ी रिवर, उसका पानी जमा करने के लिए, उसे कंट्रोल में लाने के लिए डैम का बनाने का प्लान किया गया था। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली, जो कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन का जो प्लान था, इनिशियल प्लान, यानी सबसे पहले जो प्लान बनाया गया था, उससे सारा जो वैली होती है ना, दो पहाड़ों के बीच के अंदर वी शेप की वैली होती है, वो वैली में पूरा पानी भर जाने वाला था, और उसी वैली में अबू सिम्बल के मंदिर थे, जो कि इजिप्शियन एंशंट, बहुत बहुत पुराने इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स का एक प्रतीक था। तो अब उनको टेम्पल्स भी बताने बचाने थे और डैम भी बांधना था। तो उन्होंने क्या किया, देखते हैं। To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. The project cost an estimated US $80 million, dollars, 40 million of which came from 50 different countries because of the project's success. UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. तो जब ये बात यूनेस्को को पता चली कि उस डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से वैली में पानी भर जाने वाला था, पानी की बाढ़ आ जाने वाली थी, और उसी वैली के अंदर कुछ ऐसे मंदिर थे जो कि एंशियंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स है, तो यूनेस्को ने ठान लिया कि हम इन मॉन्यूमेंट्स को, इन मंदिरों को बचाएंगे और डैम की जो प्लान है उसको भी पर्टिकुलरली ये करेंगे, मतलब बनाएंगे वो डैम। 1959 में यूनेस्को ने ये तय किया, एक इंटरनेशनल कैंपेन उन्होंने अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, और 1959 में डिसमेंटलिंग, यानी उन मंदिरों को प्रॉपरली तोड़कर दूसरी जगह पर, हायर ग्राउंड पे जहां पे बाढ़ का पानी नहीं आ सकता, ऐसी जगहों पर वापस उनको उसी तरह से बांधना है। जैसे कि आपने कुछ ऐसे मंदिर देखे होंगे बच्चों की, जो बड़े बड़े चौकोनी क्यूब साइज के पत्थरों से बने होते हैं, और उन पत्थरों को वहीं से तोड़ के वापस वो मंदिर किसी और जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसे ही वो मंदिर थे। तो उस प्रोजेक्ट के लिए यूएस 80 मिलियन डॉलर लगने वाले थे,
जिसमें से $40 मिलियन 50 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से चंदे के तौर पर जमा किए गए थे। तो बच्चों, यूनेस्को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, उसमें सारे देश के लोग काम करते हैं। और इसीलिए यूनेस्को का अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो यूएनओ के जितने भी देश होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा चंदा निकाल कर ही देश में सारे देशों में काम करना होता है। जैसे कि अगर अभी ये इजिप्ट का सीन है, तो इजिप्ट के लिए 50 देशों ने हेल्प किया। अब उन 50 देश में अगर समझो इंडिया है, तो इंडिया में अगर किसी ताजमहल को अगर कुछ प्रॉब्लम है और उसको बचाने की अगर कोशिश की जा रही है, तो तब भी यूएन में जितने भी सारे देश हैं, वो देश हमारे देश की मदद करेंगे। तो ये एक प्रकार का बोलते हैं ना, मिला मिला जुला एक ऑर्गेनाइजेशन है सारे देशों का, जिसमें एक दूसरे की मदद, तकलीफ में मदद की जाती है। तो उस तरह से $40 मिलियन 50 डिफरेंट देशों से आए हुए थे। Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. तब यूएन में इतने सारे देश नहीं थे, थोड़े ही देश थे। अब यूनेस्को की ये प्रोजेक्ट की सक्सेस देखने के बाद, तरक्की देखने के बाद, यूनेस्को ने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल लेवल पे हम यूनेस्को को लेके जाएंगे। उसमें देश, वर्ल्ड के सारे देश आएंगे और हम वर्ल्ड के सारे देशों के कल्चरल जो हेरिटेज है उनको बचाने की कोशिश करेंगे और उसका जिम्मा यूनेस्को उठाएगा, ऐसे तय किया गया। कौन से सबसे पहले यूनेस्को का काम क्या था? सबसे पहला काम यूनेस्को ने जो किया वो इजिप्ट में था, ये सारे टेम्पल्स को बचाकर और वो डैम की निर्मित कर। Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. तो 1965 में थोड़े सालों बाद व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, व्हाइट हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट था, इनका ये मानना था कि जो ऐतिहासिक कल्चरल साइट है, मॉन्यूमेंट्स है, तो उनको बचाने के साथ साथ हमें वो सारी चीजें भी बचानी चाहिए जो कि नेचुरल और सीनिक है। जैसे हम देखते महाबलेश्वर जाते या माथेरान जाते तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हरियाली होती है, शुद्ध हवा चलती है। तो ये नैसर्गिक जो भी चीजें हैं, इनको भी हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देना चाहिए। और इस कॉन्फ्रेंस के बहुत से डिस्कशन के बाद फाइनली 1968 में, 3 साल बाद, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक नाम की नई कमिटी आई जिसका भी सिमिलर गोल्स और थे। और उन्होंने ये सारे सिमिलर गोल्स यूएन कॉन्फ्रेंस में, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में और ह्यूमन एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें उन्होंने प्रेजेंट की। जो कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम एक शहर का नाम है जो कि स्वीडन देश में है। और 1972 में इस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने भी, एक सबसे पहले व्हाइट हाउस के जो वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट था, उनका भी कहना सेम था, और 3 साल बाद इन्होंने जो कहा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने भी सेम गोल्स और सेम इरादों के साथ में यूएन के सामने ये सारा प्रस्ताव रखा। और तब जाके इन्होंने क्या किया? फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गोल्स, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्कोस जनरल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1972 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके इसी प्रेजेंटेशन को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने, यूनेस्को ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली नवंबर 16, 1972 में। तो यूनेस्को ने ये जो बात कब मानी? सिर्फ यूनेस्को का पहले काम क्या था? सिर्फ हिस्टोरिकल चीजों को, हिस्टोरिकल जगहों को बचाना। अभी उन्होंने ये भी अपने जिम्मे ले लिया कि नेचुरल जो चीजें हैं, सीनिक ब्यूटी जो है हमारे पृथ्वी की, नेचर की ब्यूटी, उसका भी देखभाल करने का जिम्मा यूनेस्को ने 16 नवंबर 1972 में उठाया। दूसरा मुद्दा हम पढ़ेंगे अभी, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी।
तो आपको पहला मुद्दा समझ आया, हिस्ट्री क्या थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। अब हम द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका काम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. तो अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो बोलते हैं ना डिसीजन लेने का तरीका कैसा होता है कि वो कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे सकते हैं, इसका पूरा जिम्मा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होता है, जो कि यूनेस्को के अंडर है। द कमिटी meets once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly. तो बच्चों, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में भी इलेक्शंस होते हैं। 21 देशों से 6 साल के टर्म के लिए 21 लोगों को इलेक्ट किया जाता है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं। The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. तो वो 21 देश के जो लोग होते हैं, वो अपने अपने देश में नई नई जगहों पर जाकर उन सारी चीजों को विजिट करके प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके नॉमिनेट कर सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज की एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे देश में ये सारी जगह जगह हैं। उनका कारण लिख कर देते हैं कि उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा क्यों देना चाहिए, उसमें इतनी अच्छी बात क्या है, उसमें कोई ऐतिहासिक बातें हैं, उसमें कोई नेचुरल बातें हैं। ये सारी बातों को प्रॉपर लिस्ट बना के प्रॉपर ड्राफ्टिंग वगैरह करके फिर यूनेस्को के सामने वो लिस्ट पेश की जाती है। अब पढ़ते हैं तीसरा मुद्दा, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बना जाता है? तो 5 स्टेप्स होते हैं, सिंपल 5 स्टेप्स। देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहला स्टेप ये है कि आपकी स्टेट पार्टी में जो 21 लोग सिलेक्ट होते हैं ना, उसमें से एक इन्वेंटरी लिस्ट बनानी पड़ती है। अब इन्वेंटरी लिस्ट क्या होता है बच्चों? इन्वेंटरी का मतलब होता है एक डिटेल्ड लिस्ट, जिसको टेंटेटिव लिस्ट भी कहा जाता है। टेंटेटिव लिस्ट में आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपने कौन सी जगह को चुना है, उस जगह का नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद में उसको पूरा डिटेल लिखकर नॉमिनेशन के लिए भेजा जाता है। जब तक टेंटेटिव लिस्ट में आपकी साइट का नाम नहीं है, तो आप सेकंड स्टेप यानी नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं जा सकते हो। टेंटेटिव लिस्ट को आगे फिर आप नॉमिनेशन लिस्ट के लिए आगे भेज सकते हो। उसके बाद वाली जो प्रोसेस है, उसके बाद अगर एक बार आपकी जो लिस्ट अपना टेंटेटिव लिस्ट में आपकी साइट अगर नॉमिनेटेड लिस्ट में पहुंच जाती है, तो उसके बाद में आप थर्ड स्टेप की ओर बढ़ सकते हो। थर्ड स्टेप इज अ रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन। रिव्यू किया जाता है नॉमिनेशन फाइल से। दो एडवाइजरी बॉडीज होती है, बॉडीज यानी दो ऑर्गेनाइजेशंस होती है। एक होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और दूसरी होती है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये दोनों उस नॉमिनेशन लिस्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके बाद में रेकमेंड करते हैं यानी सिफारिश करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को कि भाई ऐसे ऐसे हमने ये स्टडी किया है और इसमें से हमें लगता है कि इसको ये वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देना चाहिए। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो होती है ना, वो साल में एक बार मिलती है, एक बार मीटिंग लेती है और उस मीटिंग में रिकमेंडेशंस के तौर पर, डिसीजंस के तौर पर फिर आखिर में ये फैसला सुनाया जाता है कि हमें इसे वर्ल्ड हेरिटेज बनाना चाहिए। और वर्ल्ड हेरिटेज की एक लिस्ट है, स्टार्टिंग से अभी तक जितने भी बड़े बड़े लिस्ट है, उसमें से वर्ल्ड हेरिटेज में फिर अगला नया नाम जुड़ता है। ये हो गई चौथी स्टेप। द फाइनल स्टेप क्या होती है? द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट is determining whether or not a nominated site meets at least one of the 10 selection criteria. वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करने के बाद फाइनल स्टेप ये होता है कि उसे डिटरमाइन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये जो नॉमिनेटेड साइट है वो 10 क्राइटेरिया, 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है। तो वो क्राइटेरिया में 10 में से कम एक क्राइटेरिया में तो भी वो फिट होना चाहिए। If the sites meets this criteria, it can then be inscribed on the World Heritage List. जो nominated list है, वर्ल्ड हेरिटेज ने भी वो पढ़ ली। अब वर्ल्ड हेरिटेज का फाइनल स्टेप में काम ये रहता है कि वो 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करे, फिर उसके बाद में ही उसको इंस्क्राइब किया जाता है यानी लिखा जाता है उस लिस्ट में, उस जगह का नाम लिखा जाता है। और एक बार अगर उसका नाम लिखा गया तो वो प्रॉपर्टी उसी देश की बन जाती है। मतलब
जिस देश में समझो अगर मैंने कुतुब मीनार का लिस्ट अगर मैंने सबमिट किया हूँ और कुतुब मीनार को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है, तो अब कुतुब मीनार की जो भी जगह है वो भारत सरकार के अंडर होगी और वो जगह पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसकी देखभाल करना भारत सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। और फिर उसके बारे में उसके ऊपर थोड़ा हक इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी होता है, क्योंकि वर्ल्ड ने उसे दर्जा दिया है, मतलब वो भारत की प्रथम प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पे अधिकार वर्ल्ड का यानी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, उसका भी अधिकार होता है। वो हमें भारत के लोगों से भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि तुमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा लिया तो अब हम इसकी देखभाल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका रिपोर्ट भी साल 2 साल बाद देना पड़ता है। आइए देखते हैं अगला मुद्दा, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज के विभिन्न प्रकार। As of 2009, there are 890 World Heritage Sites that are located in 148 countries, according to MAP. 689 of these sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Center of Vienna in Austria. 176 are natural and feature such locations as the USS Yellowstone and Grand Canyon National Parks. 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that is, natural and cultural. For example, Peru's Machu Picchu is one of these. तो बच्चों 2009 से 2009 की रिपोर्ट के तहत 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज तक 148 देशों में पाई जाती है। उसमें से 689 साइट्स ऐसे हैं जो कल्चरल है और उनकी कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ही है। उदाहरण के तौर पे सिडनी, जो कि एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर ओपेरा हाउस है। हिस्टोरिक सेंटर जो कि वियना स्टेट में है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया इस देश में। अब 176 नेचुरल लोकेशंस है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि यूएस यानी नॉर्थ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का येलोस्टोन और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है। 25 वर्ल्ड हेरिटेज ऐसे हैं जो कि मिक्स्ड है, जिसमें नेचुरल और कल्चरल इंपॉर्टेंस दोनों भी है। और उसका एक बेहतरीन एग्जांपल है पेरू, जो कि साउथ अमेरिका में है। पेरू में माचू पिचू करके उस जगह का नाम है। Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44. India has 36, 28 cultural, 7 natural and 1 mixed. इटली एक ऐसा देश है जिसमें बाकी सारे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट रजिस्टर्ड है। कुल मिलाकर 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का खिताब इटली इस देश के नाम पर है। इंडिया के 36 किताब है, जिसमें से 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के बारे में जानकारी देखो, 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 36, जिसमें से 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। The World Heritage Committee has divided the world's countries into 5 geographic zones, which include Africa, Arab states, Asia Pacific, including Australia and Oceania, Europe and North America, and fifth Latin America and the Caribbean. तो बच्चों ज्योग्राफिकल यानी जो भौगोलिक जोन के हिसाब से 5 हिस्सों में हमारी जो पृथ्वी है वो बढ़ चुकी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अकॉर्डिंग। उन्होंने जानबूझ के डिवाइड किया कि मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं, तो उस हिसाब से 5 जोग्राफिक जोन बनाए। सबसे पहला अफ्रीका, दूसरा है अरब, जितने भी अरब स्टेट्स हैं, उसके बाद एशिया, एशिया में पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द जितने भी देश आते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है और ओशियानिया नाम का देश भी आता है। उसके बाद यूरोप, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका मिलकर एक अलग जोन है। और बाद में लैटिन अमेरिका, जिसको साउथ अमेरिका भी कहा जाता है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, ये जो कैरेबियन सी के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, वो सारे देश का अलग ज्योग्राफिक। तो इस तरह से 5 कुल मिलाकर ज्योग्राफिकल जोन है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के हिसाब से। अब आखिरी मुद्दा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूरे पृथ्वी के, सिर्फ हमारे देश के नहीं, पूरे पृथ्वी के डेंजर में है। डेंजर यानी खतरा, कुछ तो किसी चीज की वजह से उन सारी जगहों को हानि पहुंच रही है। आइए देखते हैं विस्तार में कि आखिर क्या डेंजर है।
Like many natural and historic cultural sites around the world, many World Heritage Sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanizations, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. एसिड रेन के बारे में तो आपको पता होगा बच्चों. World Heritage Sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. तो बच्चों नेचुरल हिस्टोरिकल कल्चरल सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐसे हैं जो कि डेंजर में है. और उनका डेंजर क्या है? सबसे पहले डिस्ट्रॉय होना, नेस्तो नाबूद करना. लॉस्ट ड्यू टू वॉर यानी जंग के वजह से उसका पूरा तहस नहस हो जाना. पोचिंग, पोचिंग यानी उसका अवैध शिकार करना. नेचुरल डिजास्टर्स यानी भूकंप या फिर बढ़ती लोक संख्या या शहरीकरण, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, बड़े बड़े जंगल काट कर बिल्डिंग्स और कंपनीज और आईटी पार्क्स ये सब बनाए जा रहे हैं. हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक, अब ये टूरिस्ट लोग घूमने जब जाते हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट चले जाते हैं, उनमें बहुत ट्रैफिक होता है और लोग फिर वहाँ के लोगों को इतने सारे टूरिस्ट ट्रैफिक को कंट्रोल करना नहीं होता. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र का अगर आपको एग्जाम्पल दूं, तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतने सारे किले हैं. उन किलों पर जाकर प्लास्टिक के कचरे फेंकना, उन किलों के ऊपर कुछ भी अश्लील लिखना या खराब करना, ये सारी चीजें जो होती है, ये टूरिस्ट ट्रैफिक की वजह से होती है. कुछ लोग थोड़े से दिमाग से कम होते हैं, उनको नहीं समझ आता है कि हमारी ऐतिहासिक संपत्ति है, इस संपत्ति का हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, इन संपत्ति को हमें ध्यान से और बड़े सम्मान के साथ उसका आदर करना चाहिए. लेकिन नहीं, लोग घूमने जाते हैं, वहीं पे कुछ भी गंद फैला के रख देते हैं. तो बच्चों, और इन सारे फैक्टर्स के बाद में एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, जो है एयर पोल्यूशन. तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे बम्बई शहर में पोल्यूशन का रेट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाड़ियां इतनी चलती है रोड पर जितने कि इंसान भी नहीं होते. और इन एयर पोल्यूशन की वजह से ये जो हानिकारक धुआं उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस निकलते हैं, ये जाकर बादलों में मिक्स हो जाते हैं. और उन बादलों में क्या होता है, हमारा नेचुरल रेन वाटर, और उन रेन वाटर में ये सारे गैस मिक्स होने से एसिड की निर्मित होती है. और वही एसिड रेन जब बरसती है वापस उन शहरों पर, तब वो ऐसे ऐतिहासिक जगहों का जो कि मार्बल से बने होते हैं, बहुत महंगे महंगे पत्थरों से बने होते हैं, उन पत्थरों पर उस एसिड रेन का इतना गहरा इफेक्ट होता है कि वो मॉन्यूमेंट्स डेंजर में आ जाते हैं. इसका बेहतरीन एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, तो ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा प्रतीक, 7 अजूबों में से एक, ताजमहल के ऊपर एसिड रेन की वजह से इतना नुकसान हुआ था कि वो इतना सफेद, संगमरमर नाम का एक पत्थर होता है, उस पत्थर से बना हुआ ताजमहल आज सफेद से पीला हो गया है. तो बच्चों, इसके लिए भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुछ ना कुछ करने का सोच रही है. तो क्या सोच रही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ने अपनी जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है ना, उसमें से एक नई लिस्ट बनाई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, कि खतरे में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसकी लिस्ट बनाई. और उस लिस्ट में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उसको हर देश से थोड़ा थोड़ा फंड जो आता है, पैसा आता है, एक के बाद एक के बाद एक एक साइट को वो पैसा उस देश के उस सरकार को दी जाती है, ताकि वो उसकी मरम्मत कर सके और उसे फिर से पहला जैसा करने की कोशिश करे, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, उसकी उसका आदर बना रहे, उसको वैसे ही प्रॉपरली रखने की हमारी जिम्मेदारी है. तो बच्चों, हम सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ सकते, हम सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी पर नहीं छोड़ सकते, हमें खुद भी ये बहुत अच्छी तरह से जान लेना होगा कि हमें इन सारी चीजों का आदर करना चाहिए, इन सारी जगहों पर हमें गंद नहीं फैलानी चाहिए, और हमें इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए. In addition, different plans are put into place to protect and or restore the site.
If, however, a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage List, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. To learn more about World Heritage sites, visit the World Heritage Center's website at whc.unesco.org. लास्ट में डॉट मत डालना, वो फुल स्टॉप है, सिर्फ whc.unesco.org इतना ही डालना। तो एडिशन में डिफरेंट प्लान्स भी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास कि उसको रिस्टोर कैसे किया जाए, प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अगर एक साइट अपना कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से खो देती है, विच अलाउड फॉर इट टू बी ओरिजिनली इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन चूज टू डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। अगर अगर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि ऑलरेडी लिस्ट में है, अगर वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाती है, पूरी तरह से खराब हो जाती है, टूट के बिखर जाती है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को वो अधिकार है कि वो उस जगह को, जो कि खराब हो चुकी है, अभी इसमें कोई मरम्मत नहीं हो सकती, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जानना है, उनके नाम जानने हैं और वो कौन से देश में है, कितने सालों से हैं, ये सब डिटेल अगर आपको चाहिए, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट का नाम है whc.unesco.org। अब हम वर्ल्ड हेरिटेज इस चैप्टर के ऊपर एक छोटा सा वर्कशॉप देखेंगे, थोड़े सवाल जवाब करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सवालों का जवाब दें। इंग्लिश वर्कशॉप। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईयर्स गिवन बिलो विथ रेफर टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इंपॉर्टेंस क्या है साल का, किसके रेफरेंस में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उसका। 1959, 1965, 1968, 1972 और 2009, ये हमने पहले दूसरे मुद्दे में पढ़ा था कि 1959 में क्या हुआ था। 1959 में ये जो आपके सामने है, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959 दैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। फिर 1965, shortly thereafter in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historical cultural sites, but also protect the world's significant natural and cultural sites. उसके बाद 1968 में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स। 1972 में प्रेजेंटेशन गोल, इन सारे गोल्स को प्रेजेंट करने के बाद द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्कोस जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16, 1972। 2009 में क्या हुआ, 2009 में 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि 148 देशों में रजिस्टर हो गए थे 2009 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो बच्चों, ये थे सारे इंपॉर्टेंस, आप एक फिर बार पढ़ सकते हो, और ये सारे जवाब मैंने आपको टेक्स्ट बुक्स के छोटे छोटे कटिंग्स दिखाए, वो सारे कटिंग्स मतलब जो भी पैराग्राफ है वहां से आप ये लिख सकते हो। नेम द फॉलोइंग। द कंट्री वेयर माउंट हुआंगशान इज सिचुएटेड। माउंट हुआंगशान कौन से देश में था, हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जो कि चाइना में है, इन चाइना। द फेमस डैम इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल, कौन सा डैम है रिवर नाइल पे, असवान हाई डैम। द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड, कौन सी जगह पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन। द कंट्री इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर, कौन सा देश है वो, इटली, 44 हेरिटेज साइट्स है उनके पास। द बॉडी विच कैन एक्सक्लूड अ साइट फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, अगर वो कौन सी बॉडी है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से एक एक कोई भी लिस्ट में कोई भी साइट को एक्सक्लूड कर सकती है, यानी निकाल सकती है, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास ही वो अधिकार है कि उसे किसको अपने लिस्ट में लेना है, किसको अपने लिस्ट से बाहर निकालना है। Complete the following sentences. The World Heritage Sites includes lakes, monuments, buildings, and cities. There were dash around World Heritage Sites in the world, 890. The role of World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. The tenure of World Heritage Committee is 6 years. We can get more information about World Heritage Sites from its website at whc.unesco.org. Complete the following web by giving reasons why World Heritage Sites are in danger. World Heritage Sites are in danger. First,
earthquakes, second, war, third, air pollution, acid rain, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, natural disaster, and poaching. So these are the things which are very much responsible for putting World Heritage Sites in danger. Students, I hope you have understood this chapter, and I hope that I have taught you well. So let's meet in the next video with the next new chapter. Till then, have a nice day. Thank you very much. Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.